ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 19 है। टॉपिक आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ELB। ELB ELB का फुल फॉर्म होता है जी इलास्टिक लोड बैलेंसर। देखो कैसे काम होता है। अगर मैं आपसे ऑन प्रेमिसेस की बात करूं तो ऑन प्रेमिसेस में कैसे वर्क होता है, ऑन प्रेमिसेस में आपके ऑफिस में कैसे काम होता है। ये आपका एक ऑफिस है। चलो, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा एक ये रहा वेबसाइट। तो ये हमने एक अपाचे सर्वर को क्रिएट किया और इसमें मेरा अपाचे से एक वेबसाइट मेरी चल रही है। चलो, एग्जाम्पल इसका आईपी है 45.29.60। एक पब्लिक आईपी हमने ख़रीदा और ये इसके साथ अटैच हो गया और बस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट सभी लोग इसको एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारे हज़ारों में क्लाइंट हैं और ये इसे आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इस सर्वर का जो हार्डवेयर है उसमें ये है कि ये आपके 3000 हिट का आंसर कर पाएगा। 3000 हिट का मतलब अगर 3000 आदमियों ने इसे एक ही टाइम पर अगर सर्च किया तो ये 3000 का आंसर एक साथ आपको दे सकता है। ठीक है, अभी तो काम अच्छा खासा चल रहा है, अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इधर हमारे क्लाइंट इंक्रीज हो गए। अब ये हिट 5000 हो गए। तो भैया जब ये 5000 हो जाएंगे तो फिर ये इतने का तो आंसर इसमें हो भी नहीं पाएगा। आइदर ये सर्वर डाउन हो जाएगा या फिर ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, अब अगर इसकी स्पीड स्लो है तो मैंने एक अपाचे और बना लिया और इसका आईपी है 100.554.56.89। अब थिंग इज़ दैट कि अब क्लाइंट से हमने कहा कि अगर आप इससे अगर स्लो हो तो आप फिर इससे पिंग हो जाना। बट क्या कभी ऐसा होता है? कभी कभी भी उसने कहा है कि नहीं अब आप इससे उठा लो। तो ऐसे काम नहीं होता है। अब चलो ठीक है, कल को हमने इससे किया भी और कल इसमें भी आपका ट्रैफिक इंक्रीज हो गया, आपने एक थर्ड अपाचे बनाया तो उधर आईपी एड्रेस तो अलग अलग हो रहे हैं ना। अब क्लाइंट को पता ही नहीं है कि उसको किस टाइम पर किस आईपी से कनेक्ट होना है। तब तो इंडस्ट्री में ऐसे काम तो होता नहीं है। अब उस केस में इंडस्ट्री में एक आपका हार्डवेयर आता है और इसका क्या नाम होता है, लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर ये होता है लोड बैलेंसर। इसमें क्या होता है, अब इन सिस्टम के अपने आईपी हैं तो इस सिस्टम में आपने क्या किया, ये अब आपके इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब इसका खुद का एक पब्लिक आईपी होगा। अब आप इनमें चाहे पब्लिक आईपी ना दो, चाहे तो इसमें आपका प्राइवेट आईपी भी दे दो। इधर मैंने एक पब्लिक आईपी दे दिया, ये वाला। अब क्लाइंटों को सिर्फ एक ही आईपी पता है बस, और इस वाले आईपी से वो इसको उठाते हैं। ठीक है जी, काम अच्छा खासा हमारा चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अभी आज कोई आया नहीं है, क्या बात हो गई? एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका अटैच हो गया। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से काम आपका शुरू हो गया। अब इधर क्लाउड में ये जो आपका LB है, इसका क्या काम होता है, एक पहला हिट आया मतलब क्लाइंट ने इसको सर्च किया तो इसने पहले हिट को पहले जो अपाचे था उसके पास भेज दिया। सेकंड हिट आया तो फिर इसने इसके पास भेजा। थर्ड हिट आया इसके पास भेजा। फोर्थ हिट आया इसके पास। मतलब एक एक करके ये सबके पास भेज रहा है। अगर मेरा ट्रैफिक और भी इंक्रीज हो रहा है तो मैंने एक और अपाचे ऐसे अटैच किया और उस वाले को मैंने इसके साथ जोड़ दिया। तो अब ये एक हिट इसको, फिर एक हिट इसको, फिर एक हिट इसको। अगर और ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो मैं और अपाचे अटैच कर लूँगा, बट आईपी तो अब आपका एक ही होगा, आईपी नहीं चेंज होगा। और क्लाइंट को पता भी नहीं होगा कि वो किसके साथ अटैच हुआ है, क्योंकि सब में एक ही अपाचे हो रखा है। तो इंडस्ट्री में ऐसे वर्क होता है। ठीक है, अब एक पैकेट इसके पास, एक पैकेट इसके पास, एक पैकेट इस पास। तो यहाँ पर जो LB है वो एक एक पैकेट सबको भेजता है। तो इसको मैंने क्या कहा, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं
रॉबिन राउंड प्रोसेस, ये इस प्रोसेस से इसको भेजता है, इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, ऐसे काम होता है। ठीक है, तो अब मैं क्लाउड में आ जाता हूँ। तो क्लाउड में कैसे काम होता है, तो इधर मैं अपने क्लाउड पे आ गया, ये रहा मेरा क्लाउड। तो क्लाउड में जो अब इधर भी अपाचे होंगे, ये अपाचे एक ही एबिलिटी जोन में हो सकते हैं, अलग अलग एबिलिटी जोन में भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सब में अपाचे हैं। अब जो मैंने ऑन प्रेमिसेस में एलबी कनेक्ट किया था, इधर होता है ELB, चीज वही है, इलास्टिक लोड बैलेंसर। अब इधर इसका खुद का एक URL होगा। अब जो भी, अब ये सब आपस में आपके अटैच हैं, ये देखिए, और यहाँ पर ये हमारे हज़ारों कस्टमर हैं और ये इसको इसके URL से भेज रहे हैं। जैसे ही कोई हिट आता है, इस ELB ने इसको इसके साथ भेज दिया। ठीक है, ELB ने इसके साथ इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जो काम होगा। तो यहाँ पर ऐसे वर्क होता है। तो मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूँ कि क्लाउड में इलास्टिक लोड बैलेंसर का कैसे काम होता है। सही है, तो इस प्रैक्टिकल के लिए हम इधर आ जाते हैं। अब मैं अपने अकाउंट, अच्छा मैंने अभी अपना अकाउंट नहीं ओपन किया, जरा मैं खोल देता हूँ अपना अकाउंट। इस प्रैक्टिकल के लिए मैं करूँगा क्या, मैं 3 या 4 अलग अलग अपाचे बना लूँगा। चलो मैंने अभी 3 अपाचे बना लिए, आप चाहे तो 4 बना लो, चाहे तो आप अपने 20 बना लो, आपकी मर्ज़ी। मैंने 3 अपाचे बनाए। मैं चाहूँ तो इनको सेम ही एबिलिटी जोन में बना लूँ, या फिर मैं इनको अलग अलग एबिलिटी जोन में बना लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 3 अपाचे बनाऊँगा और तीनों में मेरे अलग अलग वेबसाइट एग्जीक्यूट होंगी, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इधर आ गया हूँ, एग्जाम्पल मैं आ गया हूँ आपके हैदराबाद में, एग्जाम्पल। ठीक है, हैदराबाद में आया तो इधर ये रहे मेरे इंस्टांस। मैं चाहूँ तो एक एक करके अलग अलग एबिलिटी जोन को चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक ही साथ तीन बना लिए एक ही एबिलिटी जोन में। आप 3 बना लो, 4 बना लो। अब चलो मैंने चार या चलो मैं तीन पर ही आ जाता हूँ। ठीक है, इधर मैंने कोई नाम नहीं दिया, इधर मैंने सिंपल इसको ऐसे टिक किया और इधर मेरा ये वाला ओवस होगा। आप चाहे तो जो आपका विंडो है उसका IIS भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा। इधर मेरे पास एक की पढ़ रखी है तो मैं की पे आ जाता हूँ। आप सबको पता है कि अपाचे में HTTP पोर्ट अलाउड होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो चाहूँ तो मैंने क्या किया, मैंने इधर अपनी खुद की एक SSH बना लिया है और इधर मैंने क्या नाम इसको दिया, डुकैट SG। ठीक है, और इसमें चाहूँ तो मैं एक HTTP पोर्ट भी अलाउ कर सकता हूँ, या फिर आप अपने कंपनी के हिसाब से जो भी उन्होंने पोर्ट आपको कहा होगा वो आपको अलाउ करना होगा, लेकिन मैंने अभी फुल ट्रैफिक अलाउ कर लिया। ये देखिए, तो 3 इंस्टांसेस मेरी क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं, 3 इंस्टांसेस। अब मैं तीनों इंस्टांसेस में स्टेप बाय स्टेप आता हूँ। मैंने क्या कहा, इसका क्या नाम होगा, सर्वर 1, इसका क्या नाम होगा, सर्वर 2, इसका क्या नाम होगा, सर्वर 3, सर्वर 1 2 3। अब मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैं सबसे पहले थर्ड का मैंने कंसोल ऐसे उठा लिया, तो ये मेरा थर्ड वाला है। ऐसे ही मैं 2 पे आ जाता हूँ तो मैं 2 का कंसोल उठा लेता हूँ, ऐसे जाकर कनेक्ट, और इधर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, एक टाइम पर एक ही का कंसोल आप उठा सकते हो। तो आप देख सकते हो इधर ये रहा मेरा 1, सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और सर्वर 3 है, आप देख सकते हो। तो जो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले तो मैं इसमें अपाचे बनाऊंगा। सूडो सू, मैं ऐसे आ गया और इधर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इंस्टॉल किया यम इंस्टॉल httpd *y। ठीक है, तो इधर मैंने अपाचे बना लिया, इधर भी मैंने क्या कर दिया, ये क्या हुआ, 1 मिनट, तब तक मैं इधर भी आ जाता हूँ।
सूडो सू, ठीक है। और यहाँ भी मैंने पैकेज इंस्टॉलेशन कर लिया, यम इंस्टॉल httpd-y। तो इधर ये पैकेज, इधर भी मैंने सूडो सू और इधर भी मैंने पैकेज को इंस्टॉलेशन किया, यम इंस्टॉल httpd और *-y, ठीक है। तो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये पैकेज इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर भी ये पैकेज। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैं अपने वैर में आ गया, www में HTML। जब इंडस्ट्री में होगे तो आपका पेज एक ही होगा सब में, लेकिन यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग बनाऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। index.html पे आ जाते हैं। इधर मैंने क्या टाइप किया, एग्जाम्पल सर्वर 1, मैंने ऐसा कुछ टाइप किया ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो systemctl रीस्टार्ट httpd, स्पेलिंग गलत है, रीस्टार्ट httpd, ठीक है, हो गया जी। एक का काम हुआ। अगले में आ जाता हूँ। अगले में मैंने क्या किया, वैर के अंदर www के अंदर HTML में गए और इधर मैंने अपनी एक फ़ाइल बना ली index.html, ठीक है। इधर मैंने टाइप किया सर्वर 2, ये देखिए, और इसको मैंने सेव और एग्ज़िट किया, ठीक है। और इसके बाद में मैंने क्या कहा, systemctl रीस्टार्ट httpd, सही है। और इधर भी आ जाता हूँ। इधर भी मैंने क्या किया, cd वैर के अंदर www के अंदर HTML में गए हम लोग, इधर भी मैंने फाइल बना ली index.html और इधर मैंने टाइप किया सर्वर 3, ठीक है। तो ये मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे कर दी और इसके बाद systemctl रीस्टार्ट httpd, मैंने जो आपको बताया था httpd, ठीक है। मैंने जो आपसे कहा था कि अभी ये तीनों अलग अलग हैं, अगर क्लाइंट को कुछ भी अगर एक्सेस करना है तो आपको वो तीनों IPs को बताने पड़ेंगे। तो आप देखिए क्या इनसे मेरा पेज ओपन हो रहा है, इससे इसका पेज ओपन होगा, ये देखिए, इससे इसका पेज ओपन हो रहा है, अलग अलग IPs अलग अलग हैं, ये देखो आप, IPs अलग अलग हैं। और थर्ड वाले पे आ जाते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये फर्स्ट का ओपन हो रहा है, सेकंड ओपन हो रहा है, थर्ड, लेकिन ये अलग अलग IP हैं। अब मैं इधर अटैच करूँगा ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं अब अटैच करूँगा और यहाँ पे अब आपका काम शुरू होगा। अच्छा, एक बात और, जब आपने इसको ऐसे अटैच किया तो इसमें ये जो आपकी इंस्टांसेस हैं, आपने पहले ELB में जोड़ने से पहले आपको तीनों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर आपके 50 इंस्टांसेस हैं, हमने कहा 50 ना अटैच हों, ओनली बस 3 ही अटैच होंगी, तो आपको पहले अलग अलग ये ग्रुप बनाना पड़ता है इधर। तो उसको मैंने क्या कहा, टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप, इधर एक चीज़ होती है टारगेट ग्रुप, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए जी, मैं इधर आ जाता हूँ और इधर मैंने इनको तो मैंने ऐसे बंद किया। अब मैं आपको ELB पे काम करना सिखा रहा हूँ। तो ELB के लिए आप अपने EC2 में ही हो और EC2 में आप देख सकते हो आपके सामने ये आ गया LB और टारगेट ग्रुप। तो जो टारगेट ग्रुप है, चाहे तो मैं अभी क्रिएट कर लूँ या फिर जब मैं LB पे काम हो रहा होगा तो उधर भी ऑप्शन आएगा, आपकी इच्छा। चलो मैं अभी इस पर आ जाता हूँ। मैंने किया मेक अ न्यू LB, तो यहाँ पे आ जाते हैं जी। अब ये 3 टाइप के हैं। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो आप इस वाले पे आ जाओ। अगर आपका IP के हिसाब से काम हो रहा है तो फिर आप इधर आ जाओ। अगर आपका गेटवे पे काम हो रहा है तो आप इधर पे आ जाओ। तो मैं अभी इस पर आऊँगा क्योंकि हमारे पास है अपाचे और अपाचे होती है एक एप्लीकेशन। तो इधर मैंने इसको ऐसे चूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप बताइए कि आपका जो LB होगा उसका क्या नाम होगा। तो मैंने कहा कि इसका होगा नाम MyLB। आप कुछ, आई कैन गिव एनी नेम। स्कीम में 2 ऑप्शन हैं, इंटरनेट फेसिंग और इंटरनल। अगर आपने इसको चूज़ किया तो आपके LB में आप उसको एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट।
इंटरनेट, मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, लेकिन अगर क्लाउड के अंदर ही काम हो तो फिर आप इंटरनल पे आ जाओ। अगर आपने इंटरनल पे किया तो कोई भी इसको नेट की हेल्प से कांट एक्सेस। और ये देखो इधर आपका काम प्राइवेट आईपी से होगा, ठीक है। सॉरी, तो मैं अभी इसी पर आ जाता हूँ। अगर आपका काम IPv4 पे हो रहा है तो आप इधर आ जाओ, IPv4 और 6 पर भी हो रहा है तो आप अपने इधर पे आ जाओ। तो भैया अभी तो हमारा काम IPv4 पे, तो मैंने IPv4 चूज़ किया। अब ये बताइए कि जो आपका VPC है वो कौन सा है। इधर आपका खुद का भी हो सकता है, अगर आपने अपना बनाया तो ये देखो ये वाला मेरा हो गया सेलेक्ट। इसने मुझसे ये कहा कि देखिए हमारे पास 3 एबिलिटी जोन है, आपकी जो इंस्टांसेस हैं वो किस किस एबिलिटी जोन में है। आप जिस जिस एबिलिटी जोन को सेलेक्ट करोगे मैं सिर्फ उसी इंस्टांस को ही अटैच कर पाऊंगा। तो अगर मैंने सिर्फ ए सेलेक्ट किया तो फिर अगर मेरी इंस्टांसेस इसमें हैं तो वो अटैच नहीं हो पाएंगी। तो इस केस में मैंने अभी सबको सेलेक्ट किया ताकि मेरी इंस्टांस अगर कहीं पर भी हो तो वो अटैच हो जाए। सही है। इसके बाद हाँ, यहाँ पर ये जो LB है इसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, इसके ऊपर भी एक SG होगा, सिक्योरिटी ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सर्च करोगे तो इसमें भी तो 80 पोर्ट नंबर आपका अलाउड होना चाहिए। तो भैया पहले पैकेट इधर से होता हुआ फिर इसमें आएगा फिर आगे जाएगा। तो इसमें आपके पास में ऐसा SG होना चाहिए कि उसमें आपका 80 पोर्ट नंबर अलर्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास है तो इसको मैंने ऐसे अटैच कर दिया। सही है जी। अब आप इधर आ जाओ। हाँ जी, आप खुद देख सकते हो टारगेट ग्रुप हमने आपको पढ़ाया था ना। तो टारगेट ग्रुप का अर्थ होता है कलेक्शन ऑफ इंस्टांसेस। इधर आ जाओ। ये देखो आपकी इंस्टांसेस हैं तो आप उनके इंस्टांसेस के नेम से आपको एक्सेस हो जाएंगी, लेकिन आप उन्हीं इंस्टांसेस को उनके IP एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अब मैं अभी इधर आ जाता हूँ। तो बताइए जो आपका टारगेट ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा। हमने कहा माय टारगेट ग्रुप, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने कहा माय TG1। ठीक है। कौन सा ये अलाउड होगा, HTTP IPv4 पे काम, ये सब तो आपको पता है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ चेकअप, इसको आप अंडरस्टैंड करिए। इधर आ रहा है हेल्दी थ्रेशोल्ड। हेल्दी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये LB है, ये मेरी इंस्टांसेस हैं। आपने इंस्टांस कनेक्ट किया तो फिर इंस्टांस कनेक्ट होते ही काम नहीं स्टार्ट होगा। पहले जो LB है वो अपनी ओर से 5 बार पैकेट इसको भेजेगा। एक बार सेंड किया तो उसने आंसर दिया, फिर भेजा आंसर दिया, ऐसे ही ये 5 बार हो रहा है। जब उसको 5 बार उसने पैकेट भेजा, 5 बार अगर उसको आंसर असाइन हो रहा है तो इसने कहा कि हाँ जी ये एकदम बिल्कुल ठीक है, एकदम एक्टिवेट है। एक्टिवेट इट मीन्स ये अभी आपका हेल्दी है। हेल्दी मतलब इस पे मेरा काम होगा। अगर इसने इसको हेल्दी कहा तब इसके अंदर की वेबसाइट एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। बात समझ में आई। तो इधर ये वही ऑप्शन है कि भैया हेल्दी होने के लिए मैं आपको 5 बार पैकेट भेजूंगा। आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो 2 to 10 में। तो हमने कहा नहीं, अब आप बस ओनली इसको 3 बार कर दो। तो इसे मैं अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ। बात समझ में आई। अनहेल्दी, अनहेल्दी का मतलब इसने पैकेट भेजा, आंसर आया नहीं, इसने इंतज़ार किया, फिर से भेजा, आंसर नहीं आया। तो जब इसने 2 टाइम पैकेट भेजा और इसको आंसर नहीं आ रहा है तो इसने क्या किया, इसको अनहेल्दी कर दिया। बात समझ में आई। तो ये वही चीज़ है कि अगर मैं आपको 3 बार पैकेट भेजूंगा, स्टार्टिंग के 2 बार भी अगर आपने आंसर हमें नहीं दिया उसी टाइम मैं आपको बोल दूंगा कि आप अनहेल्दी हो, आपके अंदर की एप्लीकेशन या अपाचे अब आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब सवाल आता है टाइम आउट और ये इंटरवल। यहाँ पर होता है कि हमने आपको 3 बार पैकेट भेजा, एक बार भेजा तो मैं 5 सेकंड तक इंतज़ार करूँगा आपके आंसर आने तक का।
क्लाइंट से 5 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आंसर आया तो फिर मैं अगले 30 सेकंड के बाद अगला पैकेट भेजूंगा। उसने पैकेट भेजा, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, फिर आफ्टर, अब ये तो आपका फर्स्ट पैकेट हो गया, अगला पैकेट ये आफ्टर 30 सेकंड के बाद में भेजेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो चाहे आंसर आए चाहे आंसर ये ना आए, ये 3 बार पैकेट जो ये भेज रहा है उसमें 30 सेकंड का इंटरवल है, गैप है। इसको मैं अपने हिसाब से इनकी डिक्रीज कर सकता हूँ, तो हमने कहा जाकर कि ये हो जाए 10 सेकंड, ऐसा आप कर सकते हो। अंडरस्टैंड हुई ना बात? क्योंकि इस पर अभी काम होगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे होता है। अगले पे आते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो ये अपने हिसाब से एक कोड आपको दे देगा, और वो कोड आपका 200 से इतना होना चाहिए। आप इसमें कुछ भी टाइप कर लो, तो ये बस उसी के लिए होता है, इसमें हमारा कोई काम नहीं होता। सही है ना? तो चलो मैंने किया इसको नेक्स्ट। अब ये देखो, इसने कहा कि तीन इंस्टांसेस हैं, तीनों को चाहे तो आप जोड़ लो, चाहे आप सिर्फ अभी अपने दो को ही जोड़ो, अगर आपको तीसरे की आवश्यकता हो तो आप तीसरा भी जोड़ सकते हो। तो मैं अभी सिर्फ इसके 2 को ही अटैच किया, क्योंकि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपने कोई न्यू इंस्टांस को क्रिएट किया तो वो एलबी के साथ कैसे अटैच होगा। तो मैंने सिर्फ अभी आपका 2 को ही अटैच किया। चलो जी, इसके बाद आप इधर आ जाओ, इंक्लूड एट पेंडिंग बिलो, तो ये आपके इस वाले ग्रुप में ऐड हो गई। 2 इंस्टांसेस 1 और 2 वाली ऐड हो चुकी हैं, और ये आपका एक टारगेट ग्रुप अभी आ चुका है। इसने क्या कहा? अभी कोई हेल्दी नहीं है, कोई अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि मैं पैकेट अभी भेज रहा हूँ, तो फिर इसके बाद ये हेल्दी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये मैंने एलबी में अपने इसको अटैच किया। बात समझ आ रही है? अब आप इधर आ जाओ, क्रिएट लोड बैलेंसर, बस एलबी आपका क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसका खुद का एक यूआरएल होता है, वो अभी आपके सामने आ जाएगा। प्लीज़ वेट, ये रहा। तो अगर मैं ऐसे आऊँ एलबी पे, तो आप देख सकते हो ये अभी आपका हो रहा है। प्लीज़ वेट, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ एलबी बनाया है और 2 ही इंस्टांसेस अटैच किए हैं। तो जो अमेजॉन वगैरह होते हैं ना, तो उनकी हज़ारों साइट ऐसे ही अटैच होती हैं, ठीक है। मैंने, ये रहा आपका URL, ये इसका DNS का ये अभी है नाम। सवाल आता है कि ये बहुत अजीब सा है नाम, तो आगे एक प्रैक्टिकल आएगा अभी आपका रूट 53, उसको हमने क्या कहा? DNS। तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला URL भी आपका चेंज होगा, इसका नाम भी अभी आपका चेंज होगा। अभी तो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ये काम ही हो रहा है। हो गया जी, आप देख सकते हो। अब आप खुद देखना, ये पहले पे गया, हमने क्या क्या आपको सिखाया था? फर्स्ट पैकेट सेंड किया, इसके पास जाएगा। सेकंड पैकेट ऐड किया तो इसके पास। चलो मैं आपको, ये मेरा फर्स्ट पैकेट था, ये देखिए सेकंड पैकेट पे आ गया। फर्स्ट पैकेट फिर से गया, फर्स्ट पैकेट। तो यही मैंने आपको पढ़ाया नहीं था कि ये ऐसे वर्क होता है। सही है जी।
चलो, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा इंस्टांस है, ये देखिए इसने आपसे क्या कहा, एक मिनट जरा एक बार मैंने इसको ऐसे किया रिफ्रेश। अब आप एक बात समझिए इधर, अब इसने क्या कहा हेल्दी हो गए दोनों, दो इंस्टांस अटैच हैं और अभी हेल्दी है, अनहेल्दी कोई नहीं है। हम अब कल को अगर हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, आपने एक नई इंस्टांस बना, हमेशा हमेशा चेक होगा, हर टाइम ये पैकेट आपका हर टाइम सेंड होगा, अगेन अगेन अगेन, हर टाइम चेक होगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि कल को अगर आपका ट्रैफिक बढ़ गया तो मैंने एक इंस्टांस को और बना लिया, इंस्टांस मेरी कहाँ पर है, ये देखो। अभी हमारा जो टारगेट ग्रुप है उसमें सिर्फ अभी आपका दो ही इंस्टांसेस हैं, तो एलवी सिर्फ अभी आपके दो ही इंस्टांस को पढ़ रहा है। अब कल को अगर इनमें ट्रैफिक ये अगर आपका इंक्रीज हुआ तो फिर ये वाला कैसे ऐड होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने टारगेट ग्रुप में आ जाना है, आप आ गए टारगेट ग्रुप में, आप देख सकते हो आपको इधर आना है, आपको एक नया ऐड करना, तो ये देखिए थर्ड वाला था, हमने कहा हाँ जी, और सिंपल आपने ऐसे किया और ये देखो अटैच किया और ये देखो, तो तीसरा वाला अभी नहीं आएगा, ये देखो इसने क्या कहा इनिशियलाइज हुआ है। अगर मैं इसको सर्च भी करूं तो ये अभी नहीं आए क्योंकि वो पैकेट अभी भेज रहा है, जब वो हेल्दी होगा तब इधर ये आपका थर्ड वाला भी ओपन, ये देखिए हो गया हेल्दी। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए जरा इसने क्या कहा, जरा एक बार मैंने इसको किया ऐसे रिफ्रेश, आप खुद जाकर देखिए, ये देखिए 3 आ गए, बात समझ में आई। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर कोई इंस्टांस अगर हमारी अनहेल्दी हो जाए तो अनहेल्दी कैसे होगी। ये मेरा थर्ड वाला है, अभी तो मेरे सारे पेजेस ओपन हो रहे हैं, ये देखिए एक एक 1 2 1 2 3 देखो, लेकिन मैंने थर्ड के इस वाले को स्टॉप किया, सिस्टम सीटीएल स्टॉप फायरवॉल डी, ओ फायरवॉल डी नहीं HTTPD, मैंने इसको स्टॉप किया तो उधर उसका तो काम अपना हो ही रहा है। तो ये अभी जब तक अनहेल्दी नहीं होगा तब तक ये पेज आपका ओपन नहीं होगा। इंटरव्यू में ये आपसे पूछ लेते हैं कि 502 बैड गेटवे का क्या क्या मतलब होता है, तो फिर उसका मतलब होता है कि जब ये फेल हो जाए तो ये ऐसे होगा, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो देखिए जैसे ही उसने अनहेल्दी किया उसने वो वाला पेज हटा दिया। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कोई अगर ये आपका फेल हो जाता है तो तब तक वो 502 बैड गेटवे इधर आएगा, लेकिन जैसे ही इसने इसको अनहेल्दी कहा, इसने कहा देखो भैया मेरी एक इंस्टांस अब अनहेल्दी हो गई, अनहेल्दी होते ही इसने इधर से इसको हटा दिया, अब वो पैकेज आपका नहीं ओपन होगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर अगर मैंने इसकी सर्विस को फिर से रीस्टार्ट किया तो ये अभी तो ओपन नहीं होगा, कुछ टाइम में ओपन हो पाएगा। तो ये जैसे ही हेल्दी होगा तीसरा पेज अभी आपका ओपन होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिएगा थर्ड वाला अभी आपके सामने ये ओपन होना शुरू होगा उसके हेल्दी होते ही। इधर मैं आ जाता हूँ कि अभी भी हेल्दी नहीं हो पाया सॉरी, इसने क्या कहा नहीं अभी तो नहीं हो पाया, फिर देख लेते हैं एक बारी, हो गया हेल्दी, तो फटाक से अब ये आपका तीसरा पेज भी ओपन होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग कोई भी गवर्नमेंट साइट लॉगिन करते हैं, जो उसमें 403 में आती है, वो क्या होती है? 403 इधर 404 404 का मतलब होता है कि ये जो है ना ये वाला अभी आपका हट गया है, उसने इसको इरेज किया है। मैं बताता हूँ अभी आपको एक चीज़, देखो जी, अब इधर जब मैंने आपको ELV बताया, हेल्दी बताया, अनहेल्दी बताया, इसमें अब एक ऑप्शन आता है कनेक्शन ड्रैगिंग, कनेक्शन ड्रेनिंग। ये क्या होता है कनेक्शन ड्रेनिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये HDFC के सर्वर हैं, इनके अंदर काम हो रहा है, ये ELB है और सब में आपका नेट बैंकिंग की साइट का एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसे तो काम होगा, आपका इधर अकाउंट है तो ये रहा आपका पर्सनल सिस्टम, आपने इसको सेंड किया तो इसने अब नाउ एग्जांपल कि इस
जो आपका जो ये अभी आपका इसके साथ इस्टेब्लिश हो गया, आपका काम शुरू हो गया। लेकिन सवाल आता है अगर ये अचानक से इधर क्लाउड इंजीनियर ने अगर इसको धोखे से हटा दिया, उसने ये कहा कि ये वाली इंस्टांस हमारे ELB से हट जाए, तो अगर ये हटेगा तो फिर तो आपका काम ही स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए ELB ने क्या कहा है कि नहीं, अगर ये इसको हटाएगा भी तो मैं इसको तुरंत नहीं हटने दूंगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 300 सेकंड तक, मतलब 5 मिनट तक। और जी इतना टाइम तो बहुत होता है, इतने टाइम में तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो सवाल आता है कि जब ये ऐसे, तो यहाँ पर ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर ये आपका ड्रेनिंग में आ गया है तो जो आपका काम हो रहा है वो काम तो होगा, लेकिन अगर कोई न्यू अगर कोई न्यू ट्रैफिक आएगा तो वो इसके पास कभी नहीं आएगा, सिर्फ पुराना काम होता रहेगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमारा काम इस वाले थर्ड से हो रहा है, देखो फर्स्ट सेकंड है फेल, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो मैं अभी थर्ड से अटैच हो गया और यहाँ पर अभी हमारा काम हो रहा है। तब तक इंजीनियर ने क्या किया, उन्होंने इस थर्ड की ये जो इंस्टांस है उसने इसको हटा दिया। अगर आपको कोई इंस्टांस हटानी होती है तो आप ऐसे हटाओगे डी रजिस्टर, लेकिन ये हटेगा नहीं। ये देखिए आपने किया डी रजिस्टर, लेकिन इसने क्या कहा कि मैं आ गया हूँ इस वाले ऑप्शन पर ट्रेनिंग में, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे कहाँ से शो होगी। अब आप एक काम करो, आप इधर एट्रीब्यूट्स पे आ जाओ, एट्रीब्यूट्स में आप एडिट ऑप्शन पे आओ, देखो आ रहा है ना डी रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इंटरवल 300 होगा। आप इसे अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। हमने कहा ये सिर्फ अब आपका 30 सेकंड हो जाए, तो 30 सेकंड में जब मैंने अप्लाई किया। अच्छा, एक चीज़ और, पुराना काम तो होता रहेगा, लेकिन ये कभी भी अब जो अब आपका न्यू है ये थर्ड के पास कभी नहीं आएगा, लेकिन पुराना काम हो रहा है, ठीक है ना। और ये 30 सेकंड होते ही ये अपने में से इस सर्वर को हटा देगा, नहीं सर, आप उस पर रिफ्रेश करोगे तो चल रहा होगा। वो नहीं चलेगा ना। हमने क्या कहा था कि पुराना काम होगा, लेकिन अब ये आपका न्यू काउंट हो रहा है ना, ये देखो जरा, अब नहीं ओपन होगा। और 30 सेकंड होते ही ये जो है ये इस वाले इंस्टांस को अपने ग्रुप से हटा देगा, ये देखिए। तो ये आपका होता है ये, ठीक है, बात समझ में आई। ELB का मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वर्क होता है। ELB अभी ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं अगला आपको प्रैक्टिकल बढ़ाने जा रहा हूँ वो होगा RDS। RDS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जब आपका ELB पे काम हो जाए तो आपको बहुत ध्यान से सबसे पहले आप अपने ELB को हटाना। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे हटा दिया, कंफर्म किया, और ये मैंने ऐसे हटा दिया, और फिर ये टारगेट ग्रुप भी मैंने इधर से ऐसे हटा दिए, इधर से डिलीट, यस डिलीट, और यहाँ पर ये सारी इंस्टांसेस भी मैंने हटा दी, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिकल हो जाए तो बहुत ध्यान से सब आप हटा देना। तो इसको भी मैंने ऐसे कर दिया, टर्मिनेट इंस्टांस, सही है। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है, RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। डेटाबेस का तो हर एक ऑफिस में काम होता है। इसका क्या काम होता है, इसके अंदर डेटा आपका सेव होता है टेबल और कॉलम के फॉर्म में। एग्जाम्पल, जब आपकी कोई वेबसाइट होती है तो उसमें आप उसमें आपका नेम क्या है, आपका DOB क्या है, आपका एड्रेस क्या है ना, आपका ईमेल आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सब उसके अंदर सेव होता है ना। तो क्या ये इंफॉर्मेशन उस अपाचे के अंदर सेव नहीं, उस अपाचे के साथ एक आपका अटैच होता है डेटाबेस, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन टेबल और कॉलम के फॉर्म में सेव होती है।
अगर मैं आपसे ऑन प्रेमिसेस की बात करूं तो ये तो हो गया आपका अपाचे का सर्वर, इसके साथ में ये आपने अटैच किया अपना डेटाबेस। ये तो मेरा अपाचे है और ये मेरा हो गया डेटाबेस। ये आपस में कनेक्ट होते हैं जब भी, और ये हमारे क्लाइंट्स हैं हज़ारों में, इन सब का अकाउंट है। ये हमेशा इसी को एक्सेस इन्होंने किया, इन्होंने अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट की, पासवर्ड इंसर्ट किया, तो फिर पैकेट इसके पास आता है, चेक होता है कि क्या ईमेल आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही है। अगर सही होगा तो फिर ये आंसर इसको आ जाएगा और जी इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर मैं ऑन प्रेमिसेस में ये बनाता हूँ तो सबसे पहले तो मेरे पास प्रॉपर एक हार्डवेयर होना चाहिए, एक हार्डवेयर होना चाहिए ना, हार्डवेयर है ना, क्योंकि मुझे इसको बनाना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास में एक हमें डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। डेटाबेस कौन सा आपको इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है, ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर, इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर स्पेस हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर, आपको जो काम इसमें सेव हो रहा है भैया उसका भी तो आपका बैकअप होगा ना, बैकअप होगा, और उसके लिए आपको अलग से एक सर्वर और ख़रीदना पड़ेगा, एक स्टोरेज, और फिर इसका भी इसका इधर से इधर इसका बैकअप भी होगा, है ना, बैकअप भी होगा। और ये जब होगा तो इसके लिए आपको एक इंजीनियर को भी हायर करना पड़ेगा कि भैया अब आपका काम ये वाला है, हो रहा है ना, इधर आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसा भी वेस्ट हो रहा है ना, और जी आपको हेडेक भी है। तो क्लाउड ने कहा कि अब आप परेशान मत हो, क्लाउड ने कहा कि मैं आपको आई विल प्रोवाइड द डेटाबेस, मैं आपको एक इंस्टांस दूंगा और ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के अंदर मैं आपका डेटाबेस भी इंस्टॉल्ड करके आपको दे दूंगा। यहाँ पर जो इसका बैकअप होगा उसके लिए भी मैं आपको, अच्छा यहाँ पर जो आपका होगा इसके लिए जो हार्डवेयर होगा वो आपका होगा T2.micro और T3.micro, इसमें से ये आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें जो आपका होगा इसके लिए मैं आपको 20 GB का स्टोरेज भी फ्री प्रोवाइड कराऊंगा। जो आपका बैकअप होगा उसके लिए भी मैं आपको 20 GB फ्री प्रोवाइड कर ये स्टोरेज आपका 20 GB फ्री अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये जब कनेक्टिविटी आपकी हो रही है तो ये आपका फ्री अवेलेबल है। जो आपका बैकअप होगा वो भी काम हमारा ही है, हम ही उसको करेंगे, बैकअप मैनेजमेंट। तो इसमें आप खुद देखो कि जब, और ये रहा मेरा ऑफिस, मेरे ऑफिस में ये मेरे क्लाइंट हैं, और मैंने क्या किया, इनके सिस्टम को इसके साथ मैंने इसको अटैच किया। अब इधर ये अपने हिसाब से इधर इनका काम हो रहा है, और वो सेव कहाँ पर हो रहा है, इधर। बात समझ में आ रही है? तो क्लाउड में ये जो हो रखा है इसी को हमने क्या कहा, RDS, इसी सर्विस को हमने क्या कहा, RDS, सही है जी, RDS। तो यही आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्लाउड में आपका डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, फिर वो आपके सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले इधर मैं आ जाता हूँ। तो क्लाउड ने साफ कहा हुआ है कि मैं इतना आइटम आपको फ्री दूंगा, और ये आपको AWS प्रोवाइड 8 डेटाबेस, ये आपको 8 डेटाबेस प्रोवाइड कराता है, डेटाबेस। तो कौन कौन से होते हैं, इधर आ जाते हैं, क्या, हाँ, जो आप खुद देखो ना कि पहले इतना सारा इशू आ रहा था हमें, हमने आपको बताया ना, ये देखो इसके पहले का, ये देखो इतना सब करना पड़ा। हाँ, तो कंपनियां आ जाती हैं, लेकिन जो आपका बैंक वगैरह हो गया
तो वो बो नहीं आएंगी कभी भी, है ना, उनका तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलो जी, अब इधर मैं आ गया ऐसे, और इधर मैं आपको बताता हूँ वो 8 कौन कौन से होते हैं। एक होता है मारिया डीबी, ठीक है, एक होता है ओरेकल का डेटाबेस, एक होता है पोस्ट GRE SQL, पोस्ट GRE SQL, एक आपका होता है माई एसक्यूएल, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एक ये होता है। एक होता है अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन के 2 होते हैं, अरोरा, ये आपका एक होता है माई एसक्यूएल कंपेटेबल होता है, माई एसक्यूएल कंपेटेबल है, और एक होता है अमेज़ॉन अरोरा, ठीक है, वो क्या होता है पोस्ट GRE SQL, ठीक है, ये रहा। और 8वां जो होता है वो IBM का खुद का है, IBM डेटाबेस। तो चलो अब इस पर ये काम शुरू होगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, टाइप्स ऑफ डेटाबेस, यानी कि टाइप्स ऑफ RDS। टाइप्स ऑफ RDS अगर आपको बनाने तो ये 3 टाइप के होंगे। पहला होता है सिंगल एबिलिटी जोन, अगला होता है मल्टी एबिलिटी जोन, और थर्ड नंबर होता है रीड रेप्लिका। क्या होता है सिंगल एबिलिटी जोन? जो आपका डेटाबेस होगा वो सिर्फ एक सिंगल, यानी कि 1 एबिलिटी जोन में ही आपका वो क्रिएट होगा, एक ही एबिलिटी जोन में, 1 एबिलिटी जोन में, एक ही एबिलिटी जोन में। लेकिन ये एक से अधिक एबिलिटी जोन में अटैच होगा, मल्टी एबिलिटी जोन, ठीक है, मल्टीपल एबिलिटी जोन में होगा। अब इसमें क्या है इसमें आप डेटा को देख भी सकते हो और उसमें काम भी कर सकते हो। मतलब इसमें आपका जो परमिशन होता है वो रीड का भी होता है और राइट का भी होता है, सही है। इधर भी आप सेम काम कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। लेकिन कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट सिर्फ आपके डेटा को देख पाए, कोई एडिटिंग ना कर पाए, तो इधर सिर्फ आपका ये रीड पे काम होता है, रीड ओनली। तो ये जो थर्ड वाला है, ये जो फर्स्ट या सेकंड, ये पहले आपका क्रिएट होना चाहिए, उसी के बिहाफ पर ये इसका होगा। मैं आपको एक पिक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने एक ये बनाया, ये सिंगल एबिलिटी जोन भी हो सकता है और ये आपका मल्टी एबिलिटी जोन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस पे आप अपने डेटा को लिख भी रहे हो और उसमें आप काम भी कर रहे हो। इसी का आप एक और इसकी कॉपी आ जाएगी, एक अलग से आएगा, और वो क्या होगा, रीड रेप्लिका। इसमें सिर्फ आप पढ़ सकते हो, रीड ओनली सिर्फ। तो चलो जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको अंडरस्टैंड होगा। तो इधर मैंने क्या किया, आप इधर आ जाइए, पहले ये देखिए, इधर सबसे पहले मैंने सर्च किया RDS, तो ये देखिए RDS आपके सामने ओपन हो गया, ये रहा RDS। जब मेरे सामने ऐसे ओपन हुआ तो ये देखिए आ रहा है यू हैव टू मेक अ न्यू डेटाबेस। तो ये देखिए आपको स्टैंडर्ड बनाना है कि इजी, इसमें आपका, आप खुद देख सकते हैं, इसमें आपका बैकअप भी होगा और ये सारा काम भी होगा, इसमें ये वाला काम है ही नहीं। तो चलो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड पर ही आ गया। हमने आपको बताया था कि ये 8 टाइप के आपको प्रोवाइड कराएगा, तो ये 8 टाइप हैं। आपकी कंपनी में जो भी काम हो रहा हो, मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, मारिया डीबी के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद में ये देखो, ये इसका हो गया वर्जन, आप इसके अलग अलग हैं, आप अपनी कंपनी के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। इसमें इसने मुझसे पूछा कि जो आपका डेटाबेस होगा वो आपका प्रोडक्शन के लिए है, टेस्टिंग के लिए है, कि आपका फ्री वाला है। अंतर क्या है,
जब आप प्रोटेक्शन का चूज़ कर रहे हो तो इधर आपको काफ़ी हाई फाई हार्डवेयर शो होगा। ये देखो, काफ़ी हाई फाई हार्डवेयर, आप खुद देख सकते हो। 48 CPU, 192 GB का हो गया रैम। ये देखो कितना हाई फाई है। जब आप टेस्टिंग में आओगे तो इधर भी शो होगा, लेकिन इधर थोड़ा कम कम हार्डवेयर शो होगा क्योंकि इसका काम सिर्फ टेस्टिंग में है। लेकिन जब आप फ्री में आओगे तो भैया फ्री में तो ये अवेलेबल है ही नहीं, तो फ्री में सिर्फ आपके कुछ ही हार्डवेयर हैं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपके 3 टाइप के होते हैं, बट एक्चुअली में ये तो आपके 2 टाइप में काउंट होगा। एक आपका सिंगल एबिलिटी जोन, एक आपका मल्टी एबिलिटी जोन। अगर आपने फ्री वाला चूज़ किया, फ्री वाला, तो फ्री में सिर्फ आपका सिंगल ही आपका होता है, सिंगल एबिलिटी जोन। लेकिन अगर आपने इनको चूज़ किया तो आपका सिंगल पर भी काम हो जाएगा और आपका मल्टी पर भी काम। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैंने प्रोडक्शन को चूज़ किया तो देखिएगा इधर एक ऑप्शन आएगा मल्टी एबिलिटी जोन का। ये देखिए आया ना, मल्टी एबिलिटी जोन, सही है ना। लेकिन अगर मैंने फ्री वाला चूज़ किया तो इधर ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ये देखिए, बात समझ में आ रही है। बस इतना ही अंतर है। चलो मैं अभी अपने फ्री वाले में ही आ जाता हूँ। आपको किस पे आना है जी? मुझे आना है हमारिया DB पर। ये हो गया इसका वर्जन। ठीक है, मुझे फ्री वाले के लिए बनाना है। ठीक है, क्या नाम होगा? आप गिव द एनी नेम। हमने कहा माई DB, आप कुछ भी नाम दे दो। जो आपका डेटाबेस होगा उसमें आपको अगर अंदर आना है तो आप फिर एडमिन के अंदर ही आ पाओगे, एडमिन के थ्रू। और एडमिन का पासवर्ड क्या होगा? तो हमने कहा उसका पासवर्ड मैंने दे दिया सर्वर 123। आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सर्वर 123 दे दिया। इधर नहीं आया, सर्वर 123। ये देखो, अब इसकी क्लासेस, तो ये रहा आपका हार्डवेयर। मैंने आपको बताया, तो ये बहुत कम ही हार्डवेयर आपको असाइन हो पाता है। सिर्फ आपको 2 ही हार्डवेयर शो हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्री वाला है। स्टोरेज हमने आपसे कहा था कि ये आपका 20 GB होगा। ये हाँ जी, स्टेबल आ रहा है ऊपर ऑप्शन, क्या? ब्रस्टेबल क्लासेस मतलब यहाँ पर ये देखो, ये जो हार्डवेयर है ना, इसके टाइप्स हैं। तो जब आप जब प्रोडक्शन में आते हो तो फिर ये भी आपको हाईलाइट होंगे, आपको कैसा हार्डवेयर चाहिए। तो फिर इनमें अलग अलग और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन आप फ्री वाले में तो बस ओनली सिर्फ आपका ये वाला ही होगा, सिर्फ ओनली T वाला ही अभी आपका फ्री है, तो वही आपको मिलेगा। स्टोरेज की बात करूँ तो आपको ये सब पता ही है, GB2, GB3, IO1 पता ही है आपको। तो यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि ये देखो आपका फ्री होता है 20 GB तक। हालांकि ये आपका 16 GB तक आपका ये एक्सटेंड भी हो जाएगा। ऑटो स्केलिंग में आपको आगे पढ़ाऊँगा। ऑटो स्केलिंग का ये अर्थ होता है कि अगर ये पूरा भर जाए तो अगला स्टोरेज अपने आप से क्रिएट, अपने आप से। तो लेकिन ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, और जो आपका अगला होगा वो इतना, ठीक है ना, ऐसा। तो मैं इसको अभी हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये। एबिलिटी जोन मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, कनेक्टिविटी क्या है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये EC2 के साथ जो आपके क्लाउड में ही अगर कोई इंस्टांस है उसी के साथ अगर अटैच हो जाए तो आप इधर दे दो, तो उस वाली इंस्टांस का पाथ दे दो, तो ये अभी हाथों हाथ अटैच हो जाएगा। लेकिन हमने कहा नहीं, जो हमारा काम होगा वो हमारे प्राइवेट ऑफिस से होगा, हमारे प्राइवेट सिस्टम पर सर्वर है उससे अटैच होगी। IPv4 से काम होगा। हाँ जी, ये रहा आपका VPC। अगर आपका खुद का भी होता है तो आप इस तरह से बना सकते हो। पता ही है आपको, जो मेरा DB होगा ये अपने आप से किसी भी एबिलिटी जोन में आपका क्रिएट हो जाएगा। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पब्लिक एक्सेस। क्या इंटरनेट की हेल्प से ये आपका कनेक्ट हो जाए? तो हमने कहा जी, अगर नो होगा तो बस सिर्फ क्लाउड के अंदर ही काम होगा। VPC फायरवॉल, ये फायरवॉल आपको पता ही है क्योंकि इसमें ये पोर्ट नंबर, तो हमने ये चूज़ किया अपना फायरवॉल। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका DB होता है ना, इसका पोर्ट होता है 33
06, ये इसका पोर्ट होता है, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। चलिए जी इधर आ गए। एबिलिटी जोन अगर आपको चूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो, अदरवाइज़ क्लाउड आपको खुद ब खुद दे देगा। अब आप ये देखो, क्लाउड वॉच अगर आपका इनेबल हो तो आप इनेबल कर सकते हो, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। इसका ये इतना बिल आएगा, लेकिन मैं आपको ये फ्री दे रहा हूँ। क्या क्या? 750 घंटे इस वाले हार्डवेयर की इंस्टेंस आपको असाइन होगी और ये फ्री है। 20 GB का स्टोरेज आपका फ्री है, 20 GB का आपका बैकअप हमने कि हमने आपसे कहा था, और ये अभी आपका क्रिएट होना शुरू हो गया। बात समझ आई? तो ये मेरा क्लाउड पर डीबी क्रिएट हो रहा है, ये देखिए अभी हो रहा है, प्लीज़ वेट। अब आपने करना क्या है, ये रहा हमारा पर्सनल सिस्टम, इस पर ये रहा हमारा VM, और ये रहा मेरा एक सर्वर, इसमें RHEL इंस्टॉल्ड है। इधर अब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्लाउड का डीबी इसके साथ अब अटैच होगा। तो इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तो इसमें आएगा जी इंटरनेट। तो मैंने इंटरनेट को ऐसे डीएक्टिवेट किया और फिर से मैंने इसको ऐसे बैकअप किया और क्विट किया। इसके बाद में मैंने क्या किया, यम इंस्टॉल, और एक होता है क्योंकि आपका काम इस पर हो रहा है तो फिर मैंने इस वाले पैकेज को इंस्टॉलेशन किया MariaDB, और ये पैकेज मेरा इंस्टॉल्ड हो जाए। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो आपका क्लाउड पर डीबी है उसे आप अपने ऑफिस के सिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ज़रा ये अभी आपका इंस्टॉलेशन भी हो रहा है और ये भी अभी आपका हो रहा है। तब तक के लिए आई जस्ट पॉज द वीडियो, प्लीज़ वेट। देख लीजिए ये आपका हो चुका है। जब ये आपका ऐसे हो जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इधर ना एक आपका URL आ जाता है, ये वाला। ये जब आपका हो जाएगा, इस वाले URL को मैंने कॉपी किया। अब आप अपने सर्वर पर आ जाओ, इसको तो मैंने कॉपी किया, अब आप सर्वर पे आ जाओ। देख लीजिए मैंने सिर्फ पैकेज अभी इंस्टॉलेशन किया है। मैंने कहा systemctl रीस्टार्ट और MariaDB। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ऐसे आपके रीस्टार्ट किया। अब कैसे अटैच होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो MySQL-u, उधर कौन था, हमारा एडमिन था ना, एडमिन के साथ, और होस्ट क्या है, तो ये वाला ये वाला URL मुझे इसके साथ अटैच होना है। और उसका पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड मैंने बता दिया, सर्वर 123। तो आप खुद देखिए मैं क्लाउड के अंदर आ चुका हूँ। ये रहा इसका डेटाबेस, और ये RHEL में हमने आपको पढ़ाया था कि इस पर कैसे वर्क होता है। मैं आपको थोड़ी सी कमांडें बता देता हूँ। एक कमांड होती है शो डेटाबेसिस, इससे आपको ये शो हो जाएगा कि कितना इसमें अभी है ये, तो ये देख सकते हो। अगर आपको अपना बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस, हमने आपसे क्या कहा था कि इसमें आप इसमें देख भी सकते हो और आप एडिटिंग भी कर सकते हो। तो डेटाबेसिस हमने बनाया इंडिया, तो आप खुद देखिए डेटा जो कि इसमें असाइन था इसके टाइम पर, जो हमने दिया रखा था वो वाला पासवर्ड। क्यों नहीं हुआ भाई? क्रिएट डेटाबेसिस इंडिया, डेटाबेसिस स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्रिएट बोल रहा है कि वर्जन डेटाबेसिस, इधर कमांड क्यों गलत बता रहा है मुझे? अच्छा डेटाबेस तो नहीं है, वैसे तो मैंने सही लिख रखा है। हाँ, इधर थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, अगर ये हो चुका है तो आपको इधर ये प्रूफ भी दिख रहा है इंडिया। मैं इसमें एडिटिंग भी कर सकता हूँ, और इसमें तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, बट अभी जो हमारा मेन है वो ये है कि ये कैसे अटैच होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी में अगला जो प्रैक्टिकल है जो मैंने आपको बताया था, थर्ड वाला, ये जब आपका होगा तभी आपका रीड रेप्लिका भी आपका क्रिएट होगा। तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर देखिए, आप इधर आइए। अब आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया क्योंकि इसी का हो सकता है। आप एक्शन में आ जाइए और ये देखिए, बस आपने इतना ही क्लिक किया, ये देखिए, और इधर मैंने कुछ नहीं किया, ये आपका हार्डवेयर हो गया। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज, ये आपका अलग, ये वाला तो आपका हो जाएगा मल्टी एबिलिटी जोन में, ठीक है। और ये पब्लिक एसिबिलिटी हो जाए मुझे, ये सब मैंने उसी का ही उसने उठा लिया। और ये देखिएगा
इसमें ये बताया कि इसका नाम क्या होगा, तो इसमें मैंने कहा रीड, मैंने इसको ऐसे नाम दे दिया रीड, ठीक है, और मैंने किया इसको क्रिएट। बोल रहा है DB इंस्टांस इज़ नॉट अवेलेबल इंस्टांसिस, मतलब एक बार देख लेते हैं इशू कहाँ पे आ रहा है। तो इधर मैंने बनाया ये रीड नाम दे दिया इसको। ये रहा आपका हार्डवेयर, 2 CPU चाहिए मुझे। हमने कहा मुझे ये इसमें अलग अलग हार्डवेयर भी है, मैंने इसी वाले को चूज़ किया। ये एशिया स्पेसिफिक हैदराबाद में ही बन जाए। 20 GB ये मिल जाए। स्टोरेज की ऑटो स्केलिंग हो जाए, तो हमने कहा नहीं, हमें ऑटो स्केलिंग नहीं चाहिए। एबिलिटी जोन एक ही में हो जाए, IPv4 पे पब्लिक एसिबिलिटी हो जाए प्रेफर्ड, नहीं, सब कुछ सही है, ठीक है। और इधर यहाँ पर मैंने कर दिया इसको क्रिएट एप्लीकेशन, आपका ये क्रिएट होना शुरू हो गया। तो कुछ टाइम में इधर भी इसका URL होगा, तब तक मैं करता क्या हूँ, मैं इससे अभी एग्ज़िट हो गया हूँ, एग्ज़िट। तो इधर तो मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो फर्स्ट वाला बना था उसमें हमारा एडिटिंग भी हो सकता है सारा काम, लेकिन इसमें मैं सिर्फ उसको पढ़ सकता हूँ, मैं उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ। ये अभी आपका हो रहा है, प्लीज़ वेट। और यहाँ पर ये आपका URL अभी आ जाएगा, तब तक के लिए आई जस्ट पॉज द वीडियो। ओके जी, ये सामने आपके आ चुका है। जब ये आपका शुरू हो गया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया, इस बार ऐसे कॉपी किया और वही कमांड मैंने फिर से चला दी है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। कमांड मेरी वही वाली होगी, सिर्फ मैंने इसको चेंज किया, इस वाले URL को, क्योंकि इस बार मेरा अलग URL है। इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और देखिए ज़रा, जैसे ही मैंने इसका पासवर्ड दिया, अब आप खुद देखिए, इधर मैंने आपको पढ़ाया था कि आप इसको देख सकते हो, शो डेटाबेसिस में आपको ये आराम से शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहूँ, क्रिएट डेटाबेस और गिव द एनी नेम, तो इसने क्या कहा कि नहीं, आप कौन हैं, आप नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ ओनली इसको पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि RDS कैसे वर्क करता है। जब प्रैक्टिकल हो जाए तो आप सब कुछ हटाना, कैसे हटाएंगे, इसको मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, एक मिनट, एक्शन पे गए और डिलीट। तो इसने पूछा कि क्या मैं इसका स्नैपशॉट लूँ, नहीं, हमें स्नैपशॉट नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ इसको आई एक्नॉलेजमेंट और कंफर्म, मैंने टाइप कर दिया डिलीट मी, और कुछ टाइम में ये आपका इरेज होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको भी हटा देता हूँ, एक्शन और डिलीट। इसने भी मुझसे कहा कि टाइप हेयर डिलीट मी, और बस ये अभी आपका इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ऐसे प्रॉपर इसको हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ा दी हैं। क्या क्या पढ़ाया आज मैंने आपको? हाँ जी, एक तो मैंने RDS पढ़ा दिया और एक आपको पढ़ाया ELB और RDS। ये मैंने 2 प्रैक्टिकल आज आपको पढ़ाए, कल आपको ऑटो स्केलिंग बताऊंगा, ठीक है। चलिए जी, ओके, बाय बाय।